यह कहानी एक भयानक अपराध की है जो एक परिवार के भीतर घटी। जेनिफर और उनकी बेटी एबी ब्लैक अचानक गायब हो गए और जब उनके पति माइकल ब्लैक ने उनकी तलाश शुरू की तो धीरे धीरे एक दिल दहला देने वाला सच सामने आया। माइकल ब्लैक, जो एक अच्छे और धार्मिक व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे, इस अपराध के केंद्र में निकले। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जेनिफर और एबी के साथ क्या हुआ, वे कहां गए और कैसे यह पूरा मामला एक खौफनाक मोड़ पर पहुंच गया। देखें इस कहानी को अंत तक और जानें उस अपराध की भयानक सच्चाई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। जेनिफर ओक्लाहोमा में पली बड़ी थी और उसका पालन पोषण एक अकेली मां ने किया था और उसका एक भाई भी था जिसका नाम डेविड था। हालांकि वह एक साधारण परिवार से थी। जेनिफर का बचपन अच्छा गुजरा था। उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और सैन डिएगो नेशनल यूनिवर्सिटी में बिजनेस की पढ़ाई की। उनके दोस्तों ने उन्हें बहुत प्यारी महिला बताया। जेनिफर के लिए एक चीज जो बहुत प्रिय और महत्वपूर्ण थी वह था उनका विश्वास। जब भी वह शादी के बारे में सोचती थीं तो उनका पहला गुण उनका विश्वास था। एक अच्छे पति के बारे में जो बात उसके मन में आई वह उसका धर्म के प्रति लगाव था। वह अपना जीवन एक अच्छे ईसाई व्यक्ति के साथ बिताना चाहती थी। दुर्भाग्य से उसका पति उससे बिल्कुल विपरीत होगा जिससे जेनिफर शादी करना चाहती थी। जेनिफर की मुलाकात एक पार्टी में 25 वर्षीय माइकल ब्लैक से हुई। 1988 में वह अमेरिकी नौसेना में एक हेलीकॉप्टर पायलट थे और उन दिनों सैन डिएगो में तैनात थे। माइकल का पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ था जो काफी स्थानांतरित हुआ था क्योंकि उसके पिता वायुसेना में एक कर्नल थे। वह एक अविश्वसनीय रूप से अच्छे व्यवहार वाला बच्चा था और वह बेहद बुद्धिमान और मेहनती था। उसे स्कूल में हमेशा अच्छे ग्रेड मिलते थे और सहपाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता था। माइकल इतना होशियार था कि वह गवर्नर के सम्मान कार्यक्रम में शामिल हो गया और अपनी डिग्री के दौरान परमाणु इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए जॉर्जिया टेक चला गया। माइकल नौसेना में भर्ती हो गया। वह कॉलेज का खर्च उठा सकती थी और अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर सकती थी। जेनिफर जल्दी ही उसकी ओर आकर्षित हो गई क्योंकि वह विश्वास पर उतना ही जोर देता था जितना कि वह देती थी। दोनों अक्सर मिलने लगे और जेनिफर को माइकल एक महान पारिवारिक व्यक्ति प्रतीत हुआ जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह उसका भरण पोषण करेगा। और उनके बच्चों जेनिफर और माइकल ने 1991 में शादी कर ली। जबकि यह जेनिफर की पहली शादी थी। माइकल पहले भी एक शादी में थे लेकिन यह केवल 1 साल तक चली थी और कुछ समय बाद वह अपनी पहली पत्नी से अलग हो गए। माइकल ब्लैक नेवी से सेवानिवृत्त हो गए और नौकरी शुरू कर दी। एक इंजीनियर के रूप में कैरियर काला परिवार सिम्पसन विले दक्षिण कैरोलिना चला गया और अपने घर में एक बच्ची का स्वागत किया जिसका नाम एबी रखा गया। जेनिफर को सिम्पसन विले में रहना पसंद था। काले परिवार ने अपने चर्च के माध्यम से नए दोस्त बनाए और जेनिफर ने एक महिला के बाइबल अध्ययन समूह माइकल को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। बाइबल स्कूल में सह अध्यापिका बनी। जेनिफर को माइकल में एक मजबूत और प्रभारी व्यक्ति मिला जिससे वह प्यार करती थी। वह उसकी बहुत देखभाल करता था और उसकी रक्षा करता था। हालांकि जेनिफर के दोस्तों के अनुसार उसके व्यवहार से पता चलता था कि अन्यथा कुछ अवसरों पर वह घबरा जाती थी और अक्सर माइकल के घर लौटने का समय नजदीक आने पर वह घबरा जाती थी। जेनिफर हमेशा घर को सही स्थिति में रखने पर ध्यान देती थी ताकि माइकल जब काम से वापस आए तो उसे अच्छा माहौल मिल सके। इन सब के बावजूद काला परिवार खुश लग रहा था और जेनिफर को सिम्पसन विले में रहना बहुत पसंद था। लेकिन फिर माइकल को ग्रैंड जंक्शन कोलोराडो में एक विनिर्माण संयंत्र में संचालन प्रबंधक के रूप में एक नई नौकरी मिली। जेनिफर सिम्पसन विले में अपनी खुशहाल दिनचर्या को छोड़ना नहीं चाहती थी लेकिन उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि वह माइकल के लिए एक कर्तव्यनिष्ठ पत्नी भी बनना चाहती थी। उसके बाद चीजें पूरी तरह से बदल गईं। अश्वेत परिवार ग्रैंड जंक्शन में चला गया। जेनिफर नाखुश लगने लगी और कोई भी आसानी से बता सकता था कि उसके निजी जीवन में कुछ गड़बड़ थी। वह वर्ष 2001 था जब काला परिवार कोलोराडो में चला गया। जेनिफर 34 साल की थी और एबी सिर्फ 6 साल की थी जब परिवार उनके पास चला गया। नए घर में बस कुछ ही महीने बीते थे कि 13 नवंबर 2001 को जंक्शन में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे समुदाय को स्तब्ध कर दिया। माइकल ब्लैक सुबह जल्दी काम के लिए निकल गए। यह उनकी सामान्य दिनचर्या है।
वह जल्दी निकल जाते थे और शाम को वापस आते थे। अपने सुरक्षात्मक स्वभाव के कारण वह दिन भर में कई बार अपनी पत्नी को फोन करता था, यह जानने के लिए कि वह और उसकी बेटी एबी ठीक हैं या नहीं। लेकिन इस विशेष दिन पर जब उसने कार्यालय पहुंचने के बाद घर पर फोन किया तो किसी ने फोन नहीं उठाया। यह काफी अजीब था क्योंकि जेनिफर वह हमेशा माइकल की कॉल का उत्तर देती थी। जेनिफर की कॉल का उसने कुछ समय तक इंतजार किया, फिर उसके बारे में जानने के लिए अपने घर के नंबर पर कॉल किया। किसी ने भी उसे नहीं उठाया। जेनिफर और एबी की सुरक्षा के बारे में चिंतित होकर माइकल ने एक वॉइसमेल छोड़ा जिसमें कहा गया था कि यार तुम लोग कहां हो, आशा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं आप लोगों से प्यार करता हूं। जब कुछ घंटों तक संपर्क करने की कोशिश करने के बाद भी जेनिफर और एबी की कोई प्रतिक्रिया या खबर नहीं मिली तो माइकल ने कार्यालय जल्दी छोड़ने और अपने परिवार से मिलने जाने का फैसला किया। जैसे ही वह घर पहुंचा उसने 911 पर कॉल किया और बताया कि दोनों उनकी पत्नी और बेटी गायब हैं। उन्होंने ऑपरेटर को यह भी बताया कि उनके घर के मुख्य शयन कक्ष में हर जगह खून था। कानून प्रवर्तन अधिकारी माइकल के घर पहुंचे। जब पुलिस अधिकारी जोड़े के शयन कक्ष में दाखिल हुए तो उन्हें वहां भारी मात्रा में खून बिखरा हुआ मिला। आभूषणों का बक्सा भी शयन कक्ष में उलटा पड़ा हुआ था और जेनिफर का पर्स फर्श पर फेंका हुआ था और उसका सारा सामान पूरे कमरे में फैला हुआ था। शुरू में माना गया कि यह अपहरण का मामला था। अधिकारियों ने तुरंत अपना मन बदल लिया क्योंकि शयन कक्ष में अपहरणकर्ताओं के खून की मात्रा पाई गई थी। अपराध स्थल पर बड़ी मात्रा में खून नहीं था, इसलिए अधिकारियों को पता था कि इस कहानी में खून की मात्रा के अलावा एक और पहलू भी था। इसका स्थान भी अजीब था। खून केवल बिस्तर पर था। दालान में दीवारें बिल्कुल साफ थीं। घर में कोई घसीटे जाने के निशान भी नहीं थे। जबकि जांच टीम हत्यारे की तलाश कर रही थी, माइकल को विश्वास था कि उसकी पत्नी और बेटी का अपहरण कर लिया गया था और वे अभी भी जीवित हैं। यहां तक कि उसने अपने परिवार को वापस लाने के लिए जनता से मदद का अनुरोध किया और इनाम की घोषणा भी की। जेनिफर और एबी के बारे में जानकारी देने वाले को $2000 के लिए कोलोराडो नदी जांच का केंद्र बिंदु बन गई, क्योंकि पुलिस का मानना था कि पीड़ितों के शवों को इस क्षेत्र में फेंक दिया गया होगा। जबकि जांचकर्ता कोलोराडो नदी के पास के इलाकों की खोज कर रहे थे, फोरेंसिक विशेषज्ञ अंदर काम कर रहे थे। ब्लैक होम को ऐसे किसी भी सुराग की तलाश है जो अधिकारियों को जेनिफर और एबी तक ले जा सके। पड़ोस के लोगों के अनुसार उन्होंने आखिरी बार पीड़ितों को जीवित देखा था। वह एक दिन पहले था जब जेनिफर स्कूल से एबी को लेने के बाद घर वापस आई थी। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने जांच की थी। घर के अलग अलग हिस्सों में उन्हें फैमिली वैन में खून मिला। यही वह समय था जब माइकल एक दुखी पति और पिता से दोहरे हत्याकांड के एक संदिग्ध में बदल गए। लेकिन जब उनका साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि जेनिफर और एबी कहां चली गई थी। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है कि हमारे परिवार में किसी के प्रति किसके मन में द्वेष होगा। एबी एक अद्भुत लड़की है। उसने माइकल के अनुसार एबी के परिवार के लापता होने से एक दिन पहले जांचकर्ताओं को घटना के बारे में एक समय रेखा भी दी थी। अपने सामान्य समय पर शाम 7 बजे बिस्तर पर चली गई, लेकिन वह और जेनिफर दोनों आम तौर पर रात 8 बजे तक जागते थे। जेनिफर को उसके एक दोस्त का फोन आया जिसने उसे अगले दिन दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। जेनिफर ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और रात 10 बजे के आसपास अपने दोस्त से मिलने की योजना बनाई। इसके बाद माइकल ने अधिकारियों को घटना वाले दिन के बारे में बताया। उसके अनुसार वह 13 नवंबर 2001 को काम पर जाने के लिए सुबह लगभग 5:30 बजे उठा। उसकी पत्नी और बेटी दोनों अभी भी सो रही थीं, क्योंकि उनके जागने का समय सामान्य रूप से सुबह 6:30 बजे के आसपास था। माइकल ने कहा कि वह जेनिफर को पूरे दिन में कई बार कॉल करके उसका हालचाल लेता था। उसने 13 नवंबर को भी ऐसा ही किया था, लेकिन उसने उसकी कॉल का जवाब नहीं दिया। शुरू में उसे नहीं लगा कि कुछ भी गलत हो सकता है, लेकिन कुछ देर बाद, घंटों बाद उसे संदेह हुआ और वह काम से घर गया और तभी उसे पता चला कि उसकी पत्नी और बेटी गायब हैं। लेकिन किसी को पता नहीं था कि 13 नवंबर जेनिफर और एबी के जीवन में एक असामान्य दिन होगा, क्योंकि एबी के स्कूल को 12 नवंबर को एक फोन आया और फोन करने वाले ने सूचित किया। प्रशासन ने कहा कि वह अगले दिन स्कूल नहीं आएगी। हालांकि स्कूल को उस व्यक्ति की पहचान नहीं पता है, लेकिन उनके पास यह रिकॉर्ड है
कि एबी 13 नवंबर को स्कूल नहीं आएगी। इसके अलावा वीडियो में पहले बताए गए वॉइस नोट्स के अलावा अन्य वॉइस नोट्स भी हैं। उनमें से एक को यह कहते हुए भी पाया गया कि हेलो मेरी खूबसूरत दुल्हन, मुझे आशा है कि आप बाहर हैं और सभी प्रकार की अच्छी चीजें कर रहे हैं। माइकल ने पवित्र आत्मा की ताकत के माध्यम से अधिकारियों के सामने अपने धार्मिक व्यक्तित्व को बनाए रखा है। मैं खड़े रहने में सक्षम हूं। यहां इस समय आपके सामने मेरे शरीर का हर अंग, हर कोना चीखना चाहता है, चिल्लाना चाहता है और किसी का गर्दन पकड़कर कहना चाहता है कि तुमने यह क्यों किया, और उन्हें अंग अंग से अलग कर दिया। हम मेरे जीवन के 2 सबसे महत्वपूर्ण लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। अब भी लापता हैं। जैसे जैसे जांच का विस्तार हुआ, अधिकारियों ने दृढ़ता से विश्वास करना शुरू कर दिया कि माइकल का जेनिफर और एबी के गायब होने से कुछ लेना देना था। दूसरी ओर माइकल लगातार इस बात से इनकार कर रहे थे और यहां तक कि मामले में उन्हें संदिग्ध मानने के लिए पुलिस की आलोचना भी शुरू कर दी थी। माइकल ने प्रेस को बताया कि यह उन्हें परेशान करता है कि इस तथ्य के बावजूद कि जेनिफर और एबी के लापता होने के 1 महीने बाद उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को खो दिया था, माइकल ब्लैक पारिवारिक घर से बाहर चले गए। उन्होंने कहा कि इसमें रहना बहुत कठिन था, जिस घर में उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को खो दिया था। जबकि जांचकर्ता अपना काम कर रहे थे, माइकल बार बार मीडिया में आते रहे और कहते रहे कि उनका मानना है कि यह चोरी का मामला है जो गलत हो गया है। मुझे कुछ बड़ी उम्मीदें हैं कि हम आपके जैसे कुछ का पता लगाने जा रहे हैं, किसी ने कुछ कहा है। निश्चित रूप से मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है जहां मैं पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया हूं, लेकिन मैंने अपनी बाइबल में भी बहुत समय बिताया है और भगवान ने मुझे इसके बारे में एक टुकड़ा दिया है। माइकल ने क्रिसमस उपहार भी खरीदे हैं जेनिफर और एबी के लिए और सभी को बताया कि उन्हें उम्मीद है कि वे जल्द ही घर आएंगे और उन्हें खोलेंगे। लोगों को माइकल ब्लैक के प्रति सहानुभूति थी, क्योंकि वह न केवल अपने परिवार के खोने का दुख मना रहे थे, बल्कि उन्हें उनके संभावित हत्यारे के रूप में भी देखा जा रहा था। हालांकि पुलिस और कुछ जेनिफर के दोस्तों को पता था कि माइकल का उसकी पत्नी और बेटी के लापता होने से कुछ लेना देना है। जैसे जैसे समय बीतता गया, नए सबूतों और गवाहों के कारण संदेह मजबूत होता गया, लेकिन माइकल इस बात पर जोर देता रहा कि वह निर्दोष है। उसने शुरू में जेनिफर और एबी के गायब होने से पहले उसके साथ किसी भी लड़ाई से इनकार किया था, लेकिन जांचकर्ताओं ने कहा, बाद में एक नोट मिला जिसमें माइकल ने अपने जीवन में शैतान को पैर जमाने देने के लिए जेनिफर से माफी मांगी थी, लेकिन यह उतना अजीब नहीं था जितना कि ब्लैक हाउस के दौरान मिली हजारों अश्लील छवियों के बारे में माइकल से पूछने पर उन्होंने कहा। जेनिफर ने शैक्षिक उद्देश्यों के लिए इन छवियों को डाउनलोड किया क्योंकि वह एक अच्छी पत्नी बनना चाहती थी और अपने पति एडी मेल्सन की सेवा करना चाहती थी। जेनिफर के दोस्तों में से एक एडी मेल्सन ने मेल्सन के खातों के अनुसार पुलिस को कुछ अजीब जानकारी भी दी थी। जेनिफर और एबी के लापता होने से ठीक पहले जेनिफर ने उसे फोन किया था और यह पूछे जाने पर कि क्या वे दोनों उससे मिलने आ सकते हैं, उसने मेल्सन को यह भी बताया कि माइकल उनके साथ नहीं रहेगा। मेल्सन के लिए यह अजीब था क्योंकि वह जानती थी कि फरवरी 2002 में अश्वेत परिवार हमेशा एक साथ यात्रा करता था। माइकल को उसके कार्यालय से एक श्रेडर और एक टेबल चुराते हुए पाया गया था जिसे वह लाया था। जांचकर्ताओं के सवालों का जवाब देते समय माइकल ब्लैक उनसे अपने द्वारा की गई चोरी के बारे में पूछे जाने पर हत्या के लिए संभावित दंड के बारे में पूछता रहा। यह फिर से किसी ऐसे व्यक्ति से बहुत अजीब बात थी जिसकी पत्नी और बेटी कुछ महीने पहले गायब हो गई थी। जांचकर्ताओं के पास अब सब कुछ था। माइकल के बारे में उनकी जानकारी थी और वे एक दिन उससे पूछताछ करने की कोशिश कर रहे थे। जब अधिकारियों ने माइकल की घंटी बजाई, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उन्हें घर से बहते पानी की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन किसी ने भी दरवाजे पर दस्तक का जवाब नहीं दिया, जिससे उन्हें संदेह हुआ कुछ गड़बड़ थी। जब वे बाथरूम में दाखिल हुए तो पुलिस ने लात मारकर दरवाजा खोला। माइकल पीछे के बाथटब में लेटा हुआ था और उसकी कलाइयां कटी हुई थीं। उसके साथ जेनिफर और एबी की एक तस्वीर भी थी, जिसमें एक नोट में लिखा था कि उसने अपनी पत्नी या बेटी को नहीं मारा। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और कोलोराडो में कठोर सर्दियों के कारण चिकित्सा देखभाल दी गई। शुरुआती प्रयासों के बाद वसंत तक खोज अभियान रोक दिया गया था। अप्रैल में खोज फिर से शुरू हुई। जांचकर्ताओं ने खोज अभियान के लिए 45 किलोमीटर के दायरे को चिह्नित किया।
लेकिन नहीं कर सके। जेनिफर या एबी के शवों का कोई सुराग ढूंढे, इस बीच माइकल के सहकर्मियों में से एक ने पुलिस रिलीज को फोन किया और जेनिफर और एबी के लापता होने के दिन एक महत्वपूर्ण टिप साझा की। माइकल के सहकर्मियों ने उसे काम पर कचरा बाहर निकालते देखा। माइकल पैलेट जैक को आगे बढ़ा रहा था, 2 बड़े गत्ते के बक्सों के साथ, जिन्हें उसने लोडिंग डॉक पर छोड़ दिया, जो कचरा कंपैक्टर में चला गया। कचरे की सामग्री से अनभिज्ञ सहकर्मी ने माइकल से यहां तक कि पूछा कि क्या उसे कचरा फेंकने में किसी मदद की जरूरत है। सामान्य कचरा फेंकने वाले व्यक्ति ने हां कहा होगा, लेकिन माइकल ब्लैक ने तुरंत इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह जानते थे कि यह कोई सामान्य कचरा नहीं था। यह एक ऐसे व्यक्ति के लिए असामान्य था जो कंपनी में एक इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था और उसका कचरा प्रबंधन से कोई लेना देना नहीं था। यह एक महत्वपूर्ण सुराग था जो अधिकारियों को ले जा सकता था। जेनिफर और एबी के शवों के लिए पहला काम लैंडफिल का पता लगाना था, जहां माइकल की कंपनी अपना कचरा डंप कर रही थी। एक बार लैंडफिल साइट पर नजर रखने के बाद पुलिस के लिए यह काम सबसे कठिन था। उस बिंदु तक लैंडफिल में उन संभावित स्थानों का पता लगाना जहां कचरा था। जब यह घटनाक्रम जनता के सामने आया तो माइकल की कंपनी खत्म हो सकती थी। एक सामान्य व्यक्ति खुश होता कि उसकी पत्नी और बेटी के लापता होने का मामला जल्द ही सुलझ गया, लेकिन माइकल ने इसके ठीक विपरीत कुछ किया और उसने राज्य छोड़ दिया। इससे भी अधिक अजीब बात यह थी, उन्होंने पुलिस सहित किसी को भी अपनी योजना के बारे में नहीं बताया। और वह कहां जा रहे थे? माइकल की पत्नी और बेटी के गायब होने की सूचना मिलने के लगभग 7 महीने बाद अधिकारियों को वह मिल गया जिसकी वे तलाश कर रहे थे। 5 जून 2002 को हफ्तों की खोज के बाद अधिकारियों को जेनिफर ब्लैक का शव मिला। शव लैंडफिल में था। वह लाल और काले रंग के कपड़े में लिपटी हुई थी। शरीर को बिना लपेटे साफ किया गया और शव परीक्षण के लिए भेजा गया। जब शव परीक्षण रिपोर्ट आई तो जेनिफर के परिवार और दोस्तों सहित सभी को झटका लगा। जेनिफर ब्लैक को बाईं आंख में गोली लगी थी और गोली लगी थी अभी भी उसकी खोपड़ी के अंदर था। रिपोर्ट से यह भी पता चला कि उसकी नींद में हत्या कर दी गई थी, क्योंकि जांचकर्ताओं को उसके मुंह में एक रिटेनर मिला था जिसे वह केवल बिस्तर पर जाते समय पहनती थी। जेनिफर का शव मिलने के बाद जांचकर्ताओं को पता था कि एबी ब्लैक के शरीर को भी इसमें फेंक दिया गया होगा। उसी लैंडफिल में एबी ब्लैक के शव को खोजने के लिए और अधिक बल के साथ खोजों की एक नई लहर शुरू हुई। हालांकि 7 सप्ताह की खोज के बाद भी पुलिस एबी का शव नहीं ढूंढ सकी। अधिकारियों ने एबी के शरीर की तलाश में लगभग 7000 टन कचरा देखा, लेकिन उन्हें ठीक ठीक पता था जिसे अब उन्हें हिरासत में लेना था। माइकल ब्लैक पुलिस के पास माइकल को गिरफ्तार करने का एक संभावित कारण था, लेकिन एक समस्या थी। किसी को नहीं पता था कि वह कहां है। कुछ खोज के बाद पता चला कि माइकल ब्लैक की मां जॉर्जिया में रहती थी, इसलिए यह संभव था कि वह छिपा हुआ था। उनके स्थान पर यह अनुमान सच निकला क्योंकि माइकल ब्लैक अपनी मां के घर पर थे। जब पुलिस तलाशी लेने गई तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और अपनी पत्नी और बेटी की हत्या के आरोप का सामना करने के लिए कोलोराडो वापस लाया गया। यह पहली बार था कि जनता को पता था कि दुखी पति और पिता होने का दिखावा करने वाला व्यक्ति उसके परिवार का हत्यारा था। इस समय तक माइकल ब्लैक की पहली पत्नी भी मीडिया में बयान देने के लिए चारों के पास आ गई थी कि माइकल पूरी तरह से एक सामान्य लड़का था और उसने कभी भी उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया था। साथ थे, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि अश्वेत परिवार उतना परिपूर्ण नहीं था जितना शुरू से ही बाहर से लगता था। जेनिफर और माइकल के बीच कुछ मतभेद थे और वे अक्सर बहस में लगे रहते थे। माइकल से शादी करने के बाद जेनिफर को एहसास हुआ कि उनका पति वह धार्मिक व्यक्ति थी जिसे वह माइकल ब्लैक समझती थी। वह उन पार्टियों में जाता था जो जेनिफर को उसकी धार्मिक परवरिश के कारण पसंद नहीं थी। जेनिफर द्वारा बार बार अनुरोध करने के बाद कि वह काम करना बंद कर दे जो उसे अनैतिक लगता था, माइकल ब्लैक की पत्नी ने अंततः उसे उसके और उसके बीच चयन करने के लिए कहा। उसकी अनुचित आदतें, माइकल ने उसे आश्वासन दिया कि उसने अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी हैं और उनका रिश्ता सामान्य हो गया। यही वह समय था जब एबी का जन्म हुआ था। हालांकि माइकल अभी भी नौसेना में था और उसने जेनिफर को ज्यादा समय नहीं दिया, जिसके कारण वह प्रसवोत्तर अवसाद में चली गई।
एबी का जन्म जब माइकल ने अमेरिकी नौसेना छोड़ दी और संडे स्कूल में पढ़ाना शुरू किया तो जेनिफर को अपने पति के बारे में कुछ नया पता चला। उसने बच्चों के साथ अनुचित तरीके से बात करना शुरू कर दिया था। वास्तव में वह गर्भपात और कामुकता के बारे में बात करके अपनी रूढ़िवादी मान्यताओं का प्रचार कर रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप माइकल को उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इससे काले परिवार के लिए वित्तीय समस्याएं भी पैदा हो गईं, जो पहले से ही वहां मौजूद थे, क्योंकि उनका पिछला घर नहीं बिक रहा था। और जब आखिरकार ऐसा हुआ तो उन्हें $8,000 से अधिक का नुकसान हुआ। जेनिफर अक्सर सिम्पसन विले में अपने दोस्तों को फोन करती थीं और उन्हें बताती थीं कि वह नहीं बिक रही हैं। ग्रैंड जंक्शन में रहकर खुश हूं, लेकिन वह यह भी कहती थी कि चूंकि माइकल अपनी नौकरी से खुश था, इसलिए वह कोलोराडो में एक खूबसूरत पत्नी के रूप में रहने को तैयार थी। जबकि पुलिस माइकल से यह बताने की कोशिश कर रही थी कि उसने एक कानूनी कर्मचारी की हत्या का मकसद क्या किया है। फर्म आगे आई और अधिकारियों को बताया कि जेनिफर अपने लापता होने से कुछ दिन पहले फर्म में आई थी। वह काफी परेशान थी और एक वकील से बात करना चाहती थी। बाद में पता चला कि जेनिफर को माइकल द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था और वह अपने पति से तलाक चाहती थी। माइकल के कंप्यूटर को देखने से पता चला कि वह अक्सर एस्कॉर्ट सेवा का इस्तेमाल करता था। एस्कॉर्ट सेवा के कर्मचारियों से पूछताछ करने पर पता चला कि माइकल ब्लैक अक्सर उनके पास जाता था और टॉपलेस महिलाओं से मसाज लेता था। जब जांचकर्ताओं ने माइकल से इसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसकी पत्नी को इसके बारे में पता था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दंपति को घर पर यौन समस्याएं हो रही थीं, इसलिए वह शोध के लिए मसाज सेंटर गए। लेकिन जल्द ही पता चला कि माइकल न केवल स्पष्ट प्रथाओं और वेबसाइटों के आदी थे, बल्कि उन्होंने जेनिफर को इसे अपने साथ देखने के लिए भी मजबूर किया था। स्पष्ट किया कि जेनिफर माइकल ब्लैक से अलग क्यों होना चाहती थी। उसकी डायरी में एक अत्यंत धार्मिक महिला को लगातार प्रार्थना करते और भगवान के साथ रिश्ते पर काम करते हुए दिखाया गया था। जांचकर्ताओं को जेनिफर की एक किताब में एक नोट भी मिला, जिसमें उसने अपने पति के साथ हाल ही में हुए झगड़े के बारे में लिखा था। माइकल ब्लैक के खिलाफ बयानों और सबूतों से एक बात स्पष्ट हो गई कि वह दिन के उजाले में अपनी पत्नी के प्रति अपमानजनक था और उसे लगातार वह काम करने के लिए मजबूर करता था जो वह नहीं करना चाहती थी। जब उसने मना कर दिया तो उसने अपने गुप्त जीवन और व्यसनों की रक्षा के लिए हत्या करने का फैसला किया। एबी ब्लैक का गायब होना जांचकर्ताओं के अनुसार उसने संभवतः अपने पिता को अपनी मां की हत्या करते हुए देखा था, इसलिए माइकल ने अपनी बेटी को भी मार डाला। क्योंकि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था कि माइकल ब्लैक ने ही जेनिफर और एबी की हत्या की थी। अभियोजन पक्ष ने उसके लिए मौत की सजा की मांग करने के खिलाफ फैसला किया। मार्च 2004 में मुकदमे की प्रतीक्षा के दौरान आरोपी माइकल ब्लैक को अपनी मां के साथ रहने के लिए बांड पर रिहा कर दिया गया था। माइकल ब्लैक का मुकदमा शुरू हुआ और उस पर फर्स्ट डिग्री हत्या का आरोप लगाया गया। अभियोजन पक्ष ने जूरी को बताया कि माइकल ब्लैक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी क्योंकि वह उससे तलाक चाहती थी। फिर उसने जेनिफर और एबी दोनों के शवों को लपेटा और उन्हें अपने कार्यस्थल पर ले गया और उन्हें वहां फेंक दिया। इसके बाद माइकल ने सामान्य व्यवहार किया और अपने घर पर कई बार फोन किया, जैसा कि वह सामान्य रूप से करता था। माइकल ब्लैक ने ध्वनि मेल में कुछ संदेश भी छोड़े ताकि ऐसा लगे कि वह ऐसा है। उनकी पत्नी और बेटी के साथ क्या हुआ था, इस बात से वह पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। इसीलिए उन्होंने 13 नवंबर को पुलिस को फोन किया, इसलिए अधिकारियों ने इसे घर पर आक्रमण का मामला माना। जेनिफर की मां ने जूरी को बताया कि माइकल ब्लैक ने उनकी बेटी के साथ शादी के दौरान कई बार दुर्व्यवहार किया था और यहां तक कि जब वह नशे में था तो एक बार उसका गला घोंट दिया। बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि एक शिकारी काले घर में घुस गया और जेनिफर और एबी की हत्या कर दी। जब उन्होंने पूरे मुकदमे का विरोध किया, माइकल ब्लैक ने कहा कि वह दोषी नहीं था और बेटी की हत्या से उसका कोई लेना देना नहीं था। 16 अप्रैल 2004 को जूरी ने माइकल ब्लैक को अपनी पत्नी और बेटी की हत्या का दोषी पाया और उसे पैरोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन मामले में एक नया मोड़ आया जब सजा के 10 साल बाद फैसला पलट दिया गया, क्योंकि जूरी सदस्यों में से एक ने माइकल ब्लैक के मामले में जुरर प्रश्नावली में उनके घरेलू हिंसा के इतिहास के बारे में झूठ बोला गया था, जिसके परिणाम स्वरूप माइकल फ्लैक को दोबारा सुनवाई की अनुमति दी गई थी।
हालांकि कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने अभियोजकों को माइकल ब्लैक को जेल में रखने के लिए आपातकालीन रोक लगा दी थी, जबकि वह दोबारा सुनवाई का इंतजार कर रहे थे। माइकल ब्लैक की दोबारा सुनवाई शुरू हो गई थी फरवरी 2018 में और उनके वकील उन्हें बरी कराने के प्रयास में नए सबूत लेकर आए। बचाव पक्ष ने माइकल ब्लैक के मामले में अपनाई गई जांच पद्धति पर भी विवाद करने की कोशिश की। हालांकि माइकल ब्लैक को एक बार फिर अपनी पत्नी और बेटी की हत्या का दोषी पाया गया और वही सजा दी गई। बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।